तो क्या पढ़ रहे थे अपन? न्यूट्रिशन, है ना। अपन पहला वीडियो में न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में देख लिए। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, कितने तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, इन सब को अपन ने देख लिया था, अच्छे से समझ भी लिया था, है ना। अब अपन क्या करेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जो अपन पढ़े थे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो पढ़े थे, उसके बारे में अपन क्या करेंगे और उसको जो कि प्लांट में होता है, कुछ बैक्टीरिया में होते हैं, उन सब में जो फोटोसिंथेसिस, जैसे कि ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, इस फोटोसिंथेसिस के बारे में आज पढ़ेंगे। और अपना होगा टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक, है ना। पहला ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट, है ना। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि प्लांट में एक तरह का न्यूट्रिशन होता है ना, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है, ये अपना फूड बनाता है ना। अपना फूड ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। ये किसी से आज तक नहीं बोला है कि मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिया, फिर कि मेरे लिए खाना ला करके दो, आज तक किसी से नहीं बोला है। उसने क्या किया है, खुद से ही सनलाइट का यूज़ करके, क्लोरोफिल का यूज़ करके, और जो भी अपने मटेरियल्स है, जैसे कि हो गया आपका वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सब से उसने क्या किया, फूड बनाया, ग्लूकोज बना लिया। आ रहा समझ में? तो यही सब है इसमें। अब अपन न्यूट्रिशन इन प्लांट में सबसे पहला पढ़ते हैं अपन क्या, फोटोसिंथेसिस। नाम तो सुना ही है सबने, है ना। क्या बात करते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट क्या करता है कि अपना फूड बनाने के लिए खुद ही कैपेबल होता है, आ रहा समझ में। और कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है ये, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, ये फूड बनाता है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि ग्रीन प्लांट कैपेबल for manufacturing their own food by the process of photosynthesis, है ना, फोटोसिंथेसिस। अब बात ये रहा कि आखिर ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखने से पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में अपन किन किन चीज़ों का यूज़ प्लांट करता है, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मान लो ये रहा आपका कोई ट्री, ठीक है, ये ट्री रहा। अब ये मान लो कि इसका रूट है, नीचे से क्या जा रहा है, वाटर। ये अपने एनवायरनमेंट से क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। मान लेते हैं एक लीफ यहाँ से निकाल देते मस्त आराम से, है ना, जिसमें क्या है, ये ग्रीन कलर का लीफ है और इसमें क्या है, क्लोरोफिल भरा हुआ है, ठीक है। क्लोरोफिल है इसमें, ठीक है। कैसा लीफ है, ये ग्रीन लीफ है। अब यहाँ से मस्त सनलाइट आएगा इसको, ठीक है। और सनलाइट से सन से क्या ले लेगा, ये सनलाइट ले लेगा। इधर से क्या ले लिया इसने, सनलाइट ले लिया, ठीक है। सनलाइट एंड इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। इन दोनों के प्रेजेंस में क्या करेगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेक डाउन, या फिर उससे क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज बनाएगा ये, ठीक है। तो यानी कि समझो कि ये सनलाइट एंड क्लोरोफिल जरूरी है इसके लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। आ रहा समझ में? अपन जब लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्लियर हो जाएगा अपना कि ये किस तरह से जरूरी है, क्या बोलते हैं, सनलाइट, और कैसे जरूरी है ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। तो चलो, जैसे कि देख लो, यहाँ से वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक क्या होता है, एक अलग तरह का टिश्यू होता है। क्या होता है ये, जाइलम। क्या नाम होता है, जाइलम। अब जाइलम क्या करता है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है बेटा, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम जो होता है ना, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। आ रहा समझ में? कभी कभी ना बचपन में हम भी कंफ्यूज होते थे कि सर जाइलम क्या बोलते हैं, फ्लोएम में कभी कंफ्यूज हो जाते थे, कभी बोल देते थे कि जाइलम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक चीज़ बताते हैं, उसको ध्यान से रखिएगा आप लोग, कि जाइलम को अगर अपन हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, जाइलम, है ना। ज से क्या होता है, जल, है ना। और अगर यही सब अगर अंग्रेज बोलेगा जल को तो क्या बोलेगा, वाटर, है ना। यानी कि जाइलम, ज से जल, यानी कि जो जल को ट्रांसपोर्ट करता है वो क्या होता है, जाइलम होता है,
ठीक। जो जल को ट्रांसपोर्ट करता है वो क्या होता है, जाइलम होता है, यानी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, जाइलम। और फ्लोएम की अगर हम बात करेंगे तो फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम को अगर अपन हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, फ्लोएम, ठीक है। इसको और अगर हिंदी मीडियम वाला फूड लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, फूड। ऐसे लिखा था ना, कहीं दुकान पे देखा होगा फास्ट फूड लिखा हुआ रहता है, तो ऐसे फूड लिखा हुआ रहता है ना। तो ये क्या हुआ, फूड हो गया। ये फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसको बस याद रखना, कभी कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, है ना। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना और कभी कंफ्यूज मत करना इसमें, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या किया, वाटर ट्रांसपोर्ट किया, कहाँ पे पहुंच गया, लीफ में। और जब ये लीफ में पहुंचा तो देखो लीफ में सबका मीटिंग होगा। किसका किसका मीटिंग होगा, एक वाटर का मीटिंग होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मीटिंग हुआ, किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे मीटिंग करवा कौन रहा है, सनलाइट। कौन करवा रहा है, सनलाइट करवा रहा है। और कौन करवा रहा है, क्लोरोफिल करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का मीटिंग हुआ, ठीक। अब इसका क्या होगा, इन दोनों का सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा, ग्लूकोज। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ रहता है कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स बोलो या ग्लूकोज बोलो, बात सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, ये ग्लूकोज बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, ग्लूकोज बना रहा है। फिर इधर से क्या देखते हैं अपन, ये क्या बना लिया, वो ऑक्सीजन बाहर निकालेगा और कुछ अमाउंट में क्या करता है, ये वाटर को एक्सक्रीट आउट कर देता है ना। मतलब इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये क्या करेगा, कुछ अमाउंट में वाटर को ये ट्रांसपिरेट कर देता है, ठीक। तो अपन इसमें देखते हैं ये चीज़ सब, ठीक। अब इसका बैलेंसिंग देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपन जब केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ना, तो बैलेंसिंग अपन लोग को पढ़ना पड़ता है ना। तो अपन केमिस्ट्री में अगर बैलेंसिंग पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी बैलेंस करके लिखो एक क्वेश्चन, ताकि अगर किसी भी टीचर को कॉपी चेक कर रहे हैं, अगर बैलेंसिंग दिखे, अगर उसको बैलेंसिंग चाहिए होगा और तुमने बैलेंसिंग नहीं किया हुआ है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे। इसीलिए बैलेंसिंग करके ध्यान में रखो। और बैलेंसिंग कैसे करना है, सी है, थोड़ा सा इसको घुमा दो, 6 बन गया, इधर 6 लिख दो, ठीक है। सिर्फ ओ है, ऑक्सीजन को थोड़ा सा ऊपर कर दो, 6 बन गया, इधर भी 6 लिख दो, 6 + 6 12, ठीक है। और इसमें से 6 माइनस कर दो, इधर हो गया आपका 6। ऐसे करके इसको याद रख लेना, ठीक है। कभी हो जाता है 6 12, इन सबको लिखने में कंफ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान रखना, इधर 12 6 फिर 6 6, ऐसे भी करके अपन याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें, ये चीज़ ध्यान में रखना। और डेफिनेशन अब बनाएं तो आप इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं। आ रहा है समझ में, तो इस इक्वेशन से अपन क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं। इसमें बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक तरह का आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ biological process in which green plant make their own food क्या है, ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज makes their own food by the using of कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसके प्रेजेंस में, ये भी लिखना होगा, किसके प्रेजेंस में लिखना है। ये पूरा डेफिनेशन है जिसमें आप सब कुछ आ जाता है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक। तो ये डेफिनेशन है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, यही लिखना है आप लोगों को। आ जाता है कभी कभी फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन लिखने के लिए भी आ जाता है, तो आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लैब प्रोसेस का डेफिनेशन पढ़े तो लैब प्रोसेस का डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा कोई भी एग्जामिनर, है ना। लेकिन हाँ, फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन 1-2 मार्क्स में आ जाते हैं, 1 मार्क्स में मोस्टली ध्यान में रखना कि 1 मार्क्स में ही आएंगे ये, ठीक है। तो ये रहा आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स भी अपन पढ़ते हैं, ठीक। तो मैकेनिज्म होता है इसमें, फोटोसिंथेसिस का कौन कौन सा मैकेनिज्म होगा, कौन कौन सा रिएक्शन होता है। तो अब अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें पढ़ेंगे अपन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। समझ में आ रहा बात, इतना समझ में आ गया होगा सबको, पक्का। चलो ठीक है, अब अपन मैकेनिज्म देखते हैं फोटोसिंथेसिस का। तो 2 तरह के इसमें मैकेनिज्म होता है बेटा, एक होता है लाइट रिएक्शन का, दूसरा क्या होता है, डार्क रिएक्शन का। अपन ने पिछले क्लास में कुछ बताए थे, आप लोगों को याद है, मैंने बोला था कि लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन जो है ना, ये दोनों साइमल्टेनियसली ही होता है। कभी कभी बच्चों को लगता है कि ये लाइट रिएक्शन जो है ना वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और डार्क रिएक्शन सनलाइट के एब्सेंस में होता है, जो कि ये बिल्कुल ही गलत है ना। दोनों साइमल्टेनियसली ही होता है। और कैसे होता है यही अपन यहाँ पे देखते हैं।
ठीक, चलो अपन मैकेनिज्म हेडिंग लगाते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, चलो बेटा, सबसे पहला अपन पढ़ेंगे इसमें लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। दूसरा अपन पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। देखो एनसीईआरटी में क्या किया है पता है, इसके 3 पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट्स को एक जगह लिख दिया है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन सर क्या होता है ये बताइए, तो फिर बच्चे को तीनों पॉइंट्स याद होने के बावजूद भी वो नहीं लिख पाता है, ठीक है, इसीलिए अपन उसको अलग अलग करके लिखते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। 3 पॉइंट्स इसमें लिखा होगा, पढ़ा होगा, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये 3 पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि कौन सा लाइट रिएक्शन में होता है और कौन सा डार्क रिएक्शन में होता है, तो वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहला हेडिंग लगाते हैं अपन लाइट रिएक्शन। एक ध्यान से सुनो, एक बात हम बता रहे हैं कि अगर मान लो कि आप रात में सोएं, ठीक है, और मॉर्निंग में आपको स्कूल के लिए उठना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, अलार्म लगा के सोते हो या फिर मम्मी को बोल देते हो कि मम्मी इतने बजे उठा देना, है ना। तो जब 6 बजता है मान लो, तो आपका अलार्म बजता है और आप उठते हो, ठीक है, तो आप क्या होगी, एक्टिवेट होगी अपने काम के लिए, है ना। ठीक इसी तरह से लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जब सनलाइट लीफ के ऊपर में फॉल करता है ना, तब ये क्लोरोफिल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, किस चीज़ के लिए, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए। जिस तरह से आपने 6 बजे उठ करके अपने काम के लिए एक्टिवेट हो गए, उसी तरह से जब सनलाइट अब लीफ के ऊपर में फॉल करता है तो एक्टिवेट हो जाता है कौन, क्लोरोफिल, अपने फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। आ रहा बात समझ में। तो सबसे पहला इसमें स्टेप लिखेंगे अपन क्या, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, दूसरा होता है कि अपन क्या किए, सब काम किए, उसके बाद क्या होता है इसमें स्प्लिटिंग होता है, किस चीज़ का, वाटर के मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो अब अपन इसमें देखेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। दूसरा इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स किस में टूटेगा, तो ये क्या होता है कि वाटर जो है ना, ये टूट जाता है आपका प्रोटॉन में, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 2s प्लस, और 4, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, O2 निकल जाएगा, ठीक है। तो यही बाय प्रोडक्ट के रूप में देखा होगा आपने कि ये छोड़ो इसको, बस वो ऑक्सीजन को देखो, तो ये ऑक्सीजन जो बाद में देखा था आपने, वो क्या हो रहा था, आउट हो रहा था, है ना, डिफ्यूजन के प्रोसेस से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये आउट हो रहा है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी बताएंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स किसके फॉर्म में स्टोर करता है, वो भी चीज़ बताएंगे आप लोगों को, यहाँ पे पहले देख लो, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, डार्क रिएक्शन। क्या है, डार्क रिएक्शन, ठीक। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल सा एक टर्म लिखा हुआ है, एक पॉइंट डायरेक्ट लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज, ठीक है। अब मान लो किसी दिन सनलाइट अच्छे से मिल गया, वाटर अच्छे से मिल गया प्लांट को, उसने फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर लिया थोड़ा सा, तो उसके बॉडी में क्या बन रहा होगा, ग्लूकोज ज़्यादा बन रहा होगा, और जब ये ज़्यादा ग्लूकोज बन रहा होगा तो उसको बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट होगा उसके बॉडी क्या करेंगे, उतना ही क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का यूज़ करेगा, है ना। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा तो वो स्टोर करके भी रखेगा ना। मान लो किसी विंटर के सीजन में सनलाइट नहीं निकला और उसके बॉडी में पहले से कोई ग्लूकोज जमा हुआ नहीं रहेगा, तो प्लांट क्या हो सकता है, सूख सकता है। इसीलिए क्या करता है, कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को अपने बॉडी में स्टोर करके रखता है, और वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को किसके फॉर्म में स्टोर करके रखेगा बताओ, स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है। स्टार्च भी एक तरह का क्या है, जिस तरह से ग्लाइकोजन एक तरह का पॉलीमर था ग्लूकोज का, इसी तरह से स्टार्च भी क्या होता है, एक तरह का पॉलीमर होता है। किसका, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है। समझना है बात, ये ग्लूकोज भी क्या, स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज का एक स्टोर्ड फॉर्म होता है, यानी कि पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है। यही अपन इसमें देखते हैं, आ रहा बात समझ में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना आप लोग, ठीक। चलो ये हो गया ग्लूकोज का स्टार्च में कन्वर्जन, किसके फॉर्म में रहता है ग्लूकोज, प्लांट के बॉडी में स्टार्च के फॉर्म में। और सेम यही चीज़ अगर एनिमल्स के बॉडी में स्टोर फॉर्म में रहता है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोजन। समझ में आ रहा बात। तो ये रहा आपका लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। यही चीज़ अगर हम 11th में पढ़ाते हैं ना तो और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ाते हैं। चलो एक पॉइंट और इसमें लिख देते हैं कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये बताओ लाइट रिएक्शन लीफ में कहाँ पे होता है,
ठीक है। तो एक पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो, ये लेट रिएक्शन कहाँ पे होता है, थैलाक्वाइड एक रीजन होता है लीफ में, वहाँ पे होता है। ठीक है, वो बस याद रख लो थैलाक्वाइड होता है। जैसे कि अगर हम उसको बताना चाहेंगे ना तो वो फ्लोर होता है एक तरह से समझो। ठीक है, तो वो है यहाँ पे, इसको अपन क्या बोलते हैं, थैलाक्वाइड बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, लाइट रिएक्शन अकर इन थैलाक्वाइड। ठीक है, कहाँ पे होता है, ये थैलाक्वाइड में होता है। और आपका ये जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। कहाँ पे होता है बेटा, स्ट्रोमा में। occurs in स्ट्रोमा रीजन ऑफ, समझ में आया बेटा। ठीक है, चलो ये रहा आपका लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब सिंपल सा टर्म यहाँ पे एक और हेडिंग लगा कर अपन लिख सकते हैं। तो ये बताओ कि कंडीशन क्या क्या हो सकता है, कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या कंडीशन हो सकता है, डायरेक्ट बताओ। सबसे पहला क्या बताओ, वेरी गुड, क्या, सनलाइट। दूसरा क्लोरोफिल, है ना। सनलाइट और क्लोरोफिल जस्ट लाइक ऐसे समझो कि तुम्हारे घर में जो गैस सिलेंडर और चूल्हा रखा हुआ सेम ऐसे ही है ये। जब तक ये नहीं होगा, भले कितना भी ऑक्सीजन मिल, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, कितना भी वाटर मिल जाए, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट में अपन क्या लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ क्या होगा, वाटर। और असल में ये सब के सब कंडीशंस होते हैं जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, गैसियस एक्सचेंज। क्या है, गैसियस एक्सचेंज, एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस गैसियस एक्सचेंज होगा, सॉरी फोटोसिंथेसिस के टाइम में गैसियस एक्सचेंज जो होगा ना वो कैसे होता है, इसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि अपन स्टोमा लीफ में क्या होता है, बहुत सारे स्टोमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो स्टोमा क्या होता है, एक पोर्स होते हैं, बहुत सारे स्मॉल टीनी पोर्स जिसको अपन स्टोमा बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है लीफ के सरफेस के ऊपर में, जो कि हेल्प करता है किसमें, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। कहाँ पे, प्लांट से इन्वायरमेंट के बीच में जो भी होता है ना गैसेस एक्सचेंज, उसमें हेल्प करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज के लिए ना एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम होता है डिफ्यूजन। क्या नाम होता है बेटा, डिफ्यूजन। ध्यान से याद रखना, डिफ्यूजन। सेम इसी से रिलेटेड एक और टर्म होता है ऑस्मोसिस, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है ना। दोनों चीज सेम ही है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। ठीक, लेकिन अगर डिफ्यूजन की बात करेंगे ना तो उसमें गैसियस मूवमेंट की बात करते हैं। तो बस इतना ध्यान में रखो, उसमें और आता है ऑस्मोसिस में, वाटर के अलावा भी कुछ ज़्यादा आता है, लेकिन बस अभी आप लोग इसमें याद रखना कि वाटर, क्योंकि अपने को यहाँ पे जरूरत पड़ेगा सिर्फ वाटर एंड गैसेस के मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है कि ऑस्मोसिस रूट में वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, कैसे कि सराउंडिंग से, ठीक है, रूट के अंदर में वाटर कौन से प्रोसेस के थ्रू जाता है, तो क्या बताओगे, ऑस्मोसिस से जाता है। लेकिन गैसेस एक्सचेंज जो होता है ना, उस प्रोसेस कौन सा होता है, ये आपका डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज, ऐसे लिखो इसको, मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ, द मूवमेंट of gaseous molecules from higher concentration to lower concentration, higher concentration to lower concentration, that is known as डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन बोलते हैं। आगे समझ में, पक्का, चलो ठीक है। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, that is known as osmosis।
समझ में आया? यही चीज़ है आपका कंडीशंस, यही चीज़ है। अब इसी में पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज जो होता है ना फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तो उसमें कौन है ऐसा स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है इसके लिए, तो वो भी अपन देखेंगे। जो कौन होता है, नाम सुना होगा, बोलो। एस्टोमेटा, बिल्कुल सही है ना। इसको क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा बोलते हैं। और वो एस्टोमेटा में गार्ड सेल्स होता है जो क्या करता है, एस्टोमेटा के क्लोजिंग एंड ओपनिंग हेल्प करता है। ये डायग्राम बना करके भी एक मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे कि किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक, चलो ठीक है। क्या बोले कि लीफ के सरफेस के ऊपर में बहुत सारे टिनी पोर्स होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, एस्टोमा बोलते हैं। और वो क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स अपन लिख सकते हैं कि एस्टोमा, एस्टोमेटा, एस्टोमा। ठीक है, एस्टोमेटा जो होता है प्लूरल फॉर्म में बोल देते हैं इसको, या फिर इसको सिंगुलर फॉर्म में एस्टोमा बोले। ठीक है, एस्टोमा आर टीनी पोर्स which is present on the surface of leaf which help in gaseous exchange, gaseous exchange between plant and atmosphere। ठीक है, एटमॉस्फेयर एंड प्लांट्स के बीच में क्या करता है, ये गैसेस एक्सचेंज करवाने में हेल्प करता है। आया पसंद में? हाँ, तो ये रहा आपका एस्टोमा। अब अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एस्टोमेटा के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एस्टो, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एस्टोमेटा। एस्टोमेटा के बारे में तो सब जानते हैं कि इसका शेप कैसा होता है बेटा, शेप कैसा होता है इसमें, बीन शेप का होता है। कैसा होता है ये? बीन शेप का होता है। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, बीन शेप का होता है। और इसके चारों साइड में सेल्स भी होते हैं जो लगे हुए रहते हैं, और वो क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा, वो देखेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे अपन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और एक क्या होता है, पेसिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है बेटा, पेसिव ट्रांसपोर्ट। ये दो टर्म समझ लो, ये टर्मोलॉजी है ना। उसको ध्यान में रखोगे तो बायोलॉजी पढ़ना इजी हो जाएगा। ये हर जगह तुमको देखने को मिलता है, जिस तरह से मेटाबॉलिज्म हर जगह देखने को मिलता है, इसी तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पेसिव ट्रांसपोर्ट बहुत जगह देखने को मिलता है। तो सबसे पहला अपन देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या होता है। मान लो कोई रिवर है, ठीक है, मान लो ये कोई रिवर है। ठीक, अगर ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या कर रहा है, इसके वाटर का फ्लो है। कोई चाह रहा है कि हम क्या करें कि जिधर वाटर फ्लो कर रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन हम क्या करें, इसमें मूव करना शुरू करें, है ना। ये चाहेगा कि मान लो कोई यहाँ से स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया इधर की तरफ, तो क्या उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, है ना। उसको मूव करने के लिए उधर की तरफ अगेंस्ट ग्रेडियंट ये जा रहा है ना, तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, है ना। तो वो उसको एक्टिव रहना पड़ेगा इसके लिए, है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक कोई दूसरा लड़का है जो क्या कर रहा है कि यहाँ से मूव करना शुरू किया, जिधर वाटर फ्लो कर रहा है इधर की तरफ जाना है इसको, तो वो क्या कि आराम से स्विमिंग करने के लिए इसमें चला गया। इसमें उसको क्या करना पड़ेगा, कम एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का फ्लो ही क्या है इधर, जिधर वो स्विमिंग करना चाह रहा है उधर की तरफ ही क्या रहा है, इसमें वाटर का फ्लो है, तो वो क्या करेगा, उधर की तरफ ही जाएगा। तो इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि वाटर ही क्या कर रहा है, उसको धकेल के उधर की तरफ लेके चले जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। लेकिन कोई एक है जो क्या कर रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, जिसको क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट वाटर के कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना पड़ता है ना। तो उसमें इसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। उसमें क्या हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में ही जा रहा है ना, उसको उसमें कौन सा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बेसिक ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वैसा ट्रांसपोर्ट होता है जो क्या होता है, अगेंस्ट ग्रेडियंट होता है। कहने का मतलब अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है ना। तो ये मूवमेंट किधर की तरफ करेगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर टू हायर, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा।
ठीक है, इसमें क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। और इसी में अगर हम देख लें पेसिव ट्रांसपोर्ट, क्या देख लें दूसरा, पेसिव ट्रांसपोर्ट। पेसिव ट्रांसपोर्ट, पेसिव ट्रांसपोर्ट देख लें, तो ये पेसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जो आपका हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है। ठीक है, आया बात समझ में। और इसमें क्या होगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो नो एनर्जी, इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, आया बात समझ में। ठीक, तो इसको अपन ये बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। आगे बैठे समझ में। तो इसको अपन क्या करेंगे, यहीं तक रखते हैं। और इसमें एक और टॉपिक होता है अपना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन आगे का भी पढ़ेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होता है ना, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ करके इसको ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करेंगे, यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, एक और न्यूट्रिशन पढ़ेंगे अमीबा के बारे में, वो जस्ट 5 मिनट का ही होगा, उससे भी कम होगा, 5 मिनट से भी कम होगा, उसको पढ़ के अपन खत्म करेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय।